दोस्तों, मैं इस वक्त तुर्की में हूँ। और मैं यूरोप में भी नहीं हूँ। लेकिन तुर्की आने के बाद ही मुझे इतने सारे डिफरेंसेस पता चली हैं। और इतनी सारे गैप्स जो हमारी सोसाइटी में और डेवलप्ड सोसाइटीज़ में हैं, उसके बारे में पता चला है। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ वो शेयर करूँ ताकि आप लोगों को पता चले। लेकिन एक्सपीरियंस किए बगैर ये चीज़ें समझ में नहीं आती। जब मैं पाकिस्तान में था, वहाँ पे मैं सुनता था लोगों की बातें, लोगों के एनालिसिस, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में रहने वाले लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो थियोरेटिकली तो हमें मुझे पता लग जाता था। और हम इसी तरह सुनते हैं। जो हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट वर्ल्ड दुनिया के साथ, वो वहाँ पे नहीं होता। वो हमें बातों में, कहानियों में, लोगों के एक्सपीरियंसेस से पता चलता है। लेकिन जो समझ है और जो फ़र्क है हमारी सोसाइटी का और डेवलप्ड सोसाइटीज़ का, वो डेवलप्ड सोसाइटीज़ फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस में जाने के बाद वहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं, उनको देखने के बाद ही पता चलता है कि हमारी क्या कमियां हैं और हमें कितना ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और फिर और हम क्या कर रहे हैं जो गलत है और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद जब मैंने तुर्की को देखा और फिर जब मैं पाकिस्तानियों को, उनकी जो मेमोरी है मेरी, और उनकी जब थोड़ी बहुत खबरें मैं सुनता हूँ, ज़्यादा नहीं मैं उनको फॉलो अप करता बिल्कुल भी। रैंडमली कोई पोस्ट जब मेरे सामने आती है, तो उनकी जहालत और वही घिसी पिटी बातें, फरसूदा बातें देखकर मुझे एहसास होता है कि मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर अपनी मिट्टी से ताल्लुक़ रखने के शख्स के, मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करूं। मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। और अभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन हुए हैं। 20 दिन से ज़्यादा मुझे नहीं हुए। लेकिन मुझे इतनी समझ में आ गई है कि हम लोग कितने गहरे खड्डे में हैं और हमें कैसे उससे निकलना है, कोई प्लान नहीं है। और मैं जब लीडर्स को देखता हूँ ना, कि पाकिस्तान में किस तरह के लीडर्स हैं और वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, आई डोंट नो वाई, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। हालांकि पहले मैं सोचता था कि हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, हर कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअलिटी की ज़्यादा अहमियत है बजाय कौमियत के। और हर किसी को अपनी पड़ी है और मुझे भी अपनी फिक्र करनी चाहिए और मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ कि एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छी इकोनॉमी कैसी होती है। वहाँ पे रिसोर्सेज एबेंडेंस में होते हैं और जो चीज़ें एबेंडेंस में होती हैं वो सस्ती भी होती हैं। वहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं होती। अगर इन्फ्लेशन होती है, जैसे टर्की में हम सुनते हैं इन्फ्लेशन है, तो वो रिसोर्सेज की स्कार्सिटी की वजह से नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि चीज़ें कम हैं, इसलिए होती हैं क्योंकि वो करेंसी के मामलात होते हैं, मॉनेटरी कुछ डेफिसिट्स होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं जो कि इकोनॉमी की ज़ुबान है, उसका आम बंदे से कोई ताल्लुक नहीं, ना आपको समझने की ज़रूरत है। वो स्टेट्स के मामलात होते हैं। हमारे समझने की जो बात ये है कि हमारे यहाँ महंगाई इसलिए होती है कि हमारे यहाँ चीज़ों की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं ही नहीं खाने की, रहने की। जो चीज़ें हमारी बेसिक नीड क्या है, हमें खाना चाहिए और रहने की जगह चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। और कभी नहीं आपने सुना होगा कि एक इंसान जो भूखा मर गया हो, बहुत ही कभी नहीं सुना होगा आपने। गजा में भी लोगों को खाना मिल रहा है, वहां पे बांटने वाले हैं खाने। जो इंसान किडनैप भी होता है ना, उसको भी उसके किडनैपर्स खाना और रहने की जगह देते हैं, तो ये चीज़ कभी नहीं जाती। लेकिन हमारे यहाँ खाने की इतनी कमी है कि वो महंगी है। और मैं टर्की में देखता हूँ कि जो चीज़ें हमारे यहाँ लग्जरी हैं, ऑलिव्स, कुछ स्पाइसेस खास किस्म के जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, और जो एक सैंडविच ब्रेड है जो सबवे में मिलती है, वो यहाँ पे थर्डों पे बिकती हैं। जो ब्रांडेड कपड़े हैं ज़ारा के, ग्लोबल ब्रांड्स हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तानी ब्रांड के कपड़े इतने महंगे हैं कि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास का बंदा सोच भी नहीं सकता, उसको लंडे जाना पड़ता है। लंडा भी उसके लिए बहुत महंगा है। लेकिन यहाँ पे टर्की में जो लोकल बाजार्स हैं, महंगे ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे ज़ारा के और दुनिया भर के सारे ग्लोबल ब्रांड्स के कपड़े पड़े होते हैं थड़ों पे, लंडे में। लंडा बाजार जो यहाँ का है हमारे जैसा सबसे गरीब इलाकों में, वहां पे ग्लोबल ब्रांड्स के कपड़े बिक रहे हैं। तो ये होता है एक अच्छी इकोनॉमी जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। और जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए होता है और उनको मसला खाने का नहीं होता, ना ही रहने का होता है।
उनके पास खाना एबंडेंस में होता है और सस्ता होता है। इसीलिए सस्ता होता है क्योंकि वो ज़्यादा है। और ये क्यों होता है? हम लोगों के पास रिसोर्सेज क्यों कम हैं? क्यों हमारे यहाँ ऑलिव्स, इस तरह की स्पाइसेस और इस तरह की चीज़ें जो कि यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं, वो हमारे यहाँ लग्जरी क्यों है? हमारी जो नेसेसिटी होनी चाहिए वो हमारी लग्जरी क्यों है? क्यों हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं? तो दोस्तों, उसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह और बेसिक वजह यह है कि हम लोग कुछ क्रिएट नहीं कर रहे। हमारे कंट्री में कैश फ्लो बहुत कम है, कैश इन फ्लो है ही नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे। हमारे एक्सपोर्ट्स ही नहीं है। हमारे पास स्किल सेट है, हमारे पास वर्क फोर्स है, हमारे पास ज़मीन है, ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनको हम ऑप्टिमाइज करके बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हमारी ज़मीन ऐसी जरखेज है कि जहाँ से हम कई सारी चीज़ें उगा सकते हैं। सॉरी। और फिर उसको हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमने ऐसा किया ही नहीं। ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, हमने किया नहीं। तो वही हमारा जो कौमी मिजाज है, कुछ करना नहीं है। जब सर पे आके पड़ती है तभी हमें हमारी दौड़ें लगती हैं। कजाफी स्टेडियम में जैसे रिनोवेशन का काम 20 साल तक नहीं हुआ, 25 साल तक नहीं हुआ, बल्कि शायद उससे भी पहले तक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी, कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट की डेडलाइन सर पे आके पड़ी, हालांकि पहले से पता था कि ये होना है, सालों से पता था, 3 4 साल पहले पता था ये होना है यहाँ पे। लेकिन जब लास्ट डेट आने करीब आई, साल रह गया, 6 महीने रह गए, क्योंकि 6 महीने रह गए, तो 6 7 महीने के अंदर अंदर हमने रेनोवेशन की। और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं हुई, बहुत जल्दबाजी में हुई। और इसीलिए जल्दबाजी में जो काम होते हैं, आपको पता है, वो मयारी नहीं होते। और हमने अपने स्टैंडर्ड से गिरा हुआ काम किया। और यही हमारा कौमी मिजाज है जो हमारी इकोनॉमी में, हमारी स्टेट में नज़र आता है। हमारी स्टेट को चलाने वाले लोग, उनके पास कोई प्लान ही नहीं, उनके पास कोई ग्राउंड वर्क ही नहीं कि उन्हें क्या काम करना है, किस तरह से, किस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। कोई प्लान नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है। जब आप कुछ देंगे दुनिया को, कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, तब आपके पास पैसा आएगा और उस पैसे से आप अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे। आपके पास वो चीज़ें आ पाएंगी जो आपके खाने के लिए ज़रूरी हैं। फिर वो ज़्यादा होंगी, अबेंडेंस में होंगी, और वो सस्ती होंगी। इसीलिए हमारे यहाँ महंगाई है। और बार बार जो ये पीएमएलएन वाले जो रोना रोते हैं कि हमारे दौर में तो डॉलर 100 से ऊपर नहीं गया। अरे खुदा के बंदों, डॉलर ऊपर तुम आर्टिफिशियली नहीं ऊपर ले, तुम लोगों ने आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल किया था। डॉलर के ऊपर जाने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज कम हैं। तुम्हारी करेंसी अगर वीक है तो इसका मतलब ये है, वो एक रिसीप्ट है जो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है। गोल्ड के कंपैरिजन में गोल्ड इज द करेंसी, गोल्ड इज द रियल मनी। और अगर आपके पास गोल्ड है तो मतलब ये है कि आप गोल्ड लेने के अगर काबिल हैं, तो मतलब ये है कि आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप गोल्ड नहीं ले सकते। ज़्यादा है आपके पास रिसोर्सेज तो गोल्ड ले सकते हैं। तो गोल्ड के कंपैरिजन में करेंसीज का जो है वो राइज एंड फॉल हमें देखने को मिलता है। तो आपकी करेंसी कमज़ोर इसलिए है क्योंकि आप लोगों के पास गोल्ड कम है, गोल्ड में कम इन्वेस्टमेंट है आपकी। और गोल्ड में कम इसलिए है आपके पास, जो सेंट्रल मनी है वो आपके पास कम इसलिए है क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कम है। और रिसोर्सेज कम इसलिए हैं क्योंकि आप कुछ बना ही नहीं रहे। जब आप कुछ बना ही नहीं रहे, कुछ दुनिया को दे नहीं रहे, आपके पास पैसा नहीं आ रहा बदले में, और आप कुछ कर नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे, तो आप, आपकी करेंसी कैसे स्टेबल होगी? करेंसी स्टेबल करने से फायदा नहीं होता। करेंसी मैट्रिक है जो आपको बताता है कि क्या आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं या नहीं है। और आपकी करेंसी तब स्टेबल होती है जब आप गोल्ड लेने के काबिल होते हैं। और गोल्ड के कंपैरिजन में, यानी गोल्ड वायर, गोल्ड एंड रेशो, गोल्ड एंड रिसोर्सेज की रेशो है। गोल्ड है तो रिसोर्सेज हैं, गोल्ड लेने के काबिल हैं तो मतलब आप रिसोर्सेज लेने के काबिल हैं। आपके पास खाना ज़्यादा है, आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वो आपके पास अबेंडेंस में हैं। ये बताता है करेंसी, करेंसी के स्टेबल होना ये बताता है।
और आपकी करेंसी कैसे स्टेबल है? आपके पास तो है ही नहीं। और आप करेंसी को स्टेबल करने के लिए जो ज़रूरी है चीज़ें करना, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, वो तो कर नहीं रहे आप। आपके पास तो कोई प्लान ही नहीं है। तो करेंसी स्टेबल आपने कैसे कर दी है? आर्टिफिशियली की ना। बाय आर्टिफिशियल मीन्स आपने करेंसी स्टेबल की। तो इसका सिर्फ एक हल है कि आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। आप चीज़ों को क्रिएट करें, दुनिया को कुछ दें। आपके पास कुछ नहीं है दुनिया को देने के लिए। और आप सिर्फ बातें कर रहे हैं कि इमरान खान को फ्री कर दो। इमरान खान हो जाएगा फ्री तो सारे मसले हल हो जाएंगे। कैसे होंगे? किसी से कुछ भी नहीं होना, सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। कोई भी आके एक्सपोर्ट्स बढ़ा दे पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लिए कुछ क्रिएट कर दे, दुनिया को में कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान का भेज दे, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को इसका पता ही नहीं। और जो हमारे टॉप टायर की लीडरशिप है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो ये प्लान तैयार करें और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, उनके पास ये प्लान नहीं है। उनको नहीं पता कि एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है। और आप देख लें अभी क्या बातें चल रही हैं हमारी पॉलिटिक्स में। हमारे यहाँ क्या बातें चल रही हैं सियासी मंजरनामे पे? क्या किसी ने ये बात की है कि हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है? और अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है? हम बसंत बना रहे हैं। बसंत बनाने से दुनिया को हम क्या दे रहे हैं? क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम अंदर ही अंदर खेल रहे हैं। अपनी कंट्री साइड में हम समझ रहे हैं कि हमने बड़ी इकोनॉमी जनरेट कर दी। कैसे कर दी? आपने दुनिया को क्या दिया? आपके पास खाना ज्यादा आ गया, रिसोर्सेज ज्यादा आ गए पतंगे बेच के? कहाँ है आपके पास? कितना कैश इनफ्लो आपका बढ़ा है? या तो आप करेंसी को फेक तरीके से स्टेबल करते हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए बगैर, जो असल सोर्स है करेंसी को स्टेबल करने का, या फिर आप पतंगे बेच के अपनी इकोनॉमी ठीक करने को कहते हैं कि हम इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं। कोई प्लान नहीं किसी के पास जो असल तरीका है एक्सपोर्ट्स बढ़ा के मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल करने का। उसका कोई प्लान नहीं किसी के पास। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा उलझन का बायस बनती है उन लोगों के लिए जो देखते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इकोनॉमी स्टेबल है और इसका फ़ायदा ये है कि कोई किसी का मातहत नहीं है। हर एक इंसान की अपनी ज़िंदगी है। हर किसी के पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छा खाना है खाने के लिए। और क्योंकि टर्की के पास एक तो इनका टूरिज्म है, इसलिए इनके पास पैसा ज़्यादा है, इसलिए इनके पास चीज़ें रिसोर्सेज एबंडेंस में है, इनके पास पैसा टूरिज्म से आता है। दूसरा इनके पास सोर्स है कि ये लोग चीज़ें बनाते हैं, ये लोग कपड़े बना के भेजते हैं दुनिया में, उससे पैसा आता है। और वो चीज़ें इनके लोग भी कंज्यूम करते हैं। तो उसके दो फायदे हैं, एक तो दुनिया को भी दे रहे हैं और अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं। और फिर जब दुनिया को देते हैं तो उससे जो पैसा आता है उससे और ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें अपने यहाँ इंपोर्ट करते हैं। ये फ़ायदा होता है। और यहाँ पे जो औरतें हैं वो सारी आज़ाद हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का वीक सिस्टम है, उस वजह से औरतें मर्द सब गुलाम हैं। सब बेचारे सीधे साधे मासूम, कोई उनकी ज़िंदगी नहीं, कोई पैशन नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे चाहे मर्द हैं या औरत हैं, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का सिस्टम है, सबके पास रिसोर्सेज एबंडेंस में, इसलिए सब खुश हैं। किसी को कोई कुछ नहीं कह सकता, सबकी अपनी अच्छी ज़िंदगी है।